नमस्ते, प्रणाम, आदाब, नमस्कार। आज कुछ नहीं बोलूंगा, कोई औपचारिकता नहीं। मौत हुई है, लोगों की जानें गई हैं। अब मौत के समय औपचारिकता का कोई औचित्य नहीं बनता। सीधे मुद्दे पर आता हूं। साल था 2011 का। यूएसए के एक अल्ट्रा सीक्रेट स्टेल्थ ड्रोन RQ-170 को ईरान ने हैक कर लिया था। ईरान ने दावा किया था कि उसने जीपीएस स्पूफिंग और साइबर हैकिंग के जरिए ड्रोन को भ्रमित करके, कंफ्यूज करके डाउन कर लिया था। एक और केस है 2014 का, मलेशिया एयरलाइंस फ्लाइट MH17। ये एयरक्राफ्ट एम्स्टर्डम से कुआलालंपुर जा रहा था। सडनली यूक्रेन और रूस सपोर्टेड विद्रोहियों के बीच चल रहे युद्ध क्षेत्र में इसे मिसाइल से गिरा दिया गया और इसमें 298 लोग मारे गए। ये एविएशन को टारगेट करने वाला सीधा जियोपॉलिटिकल और हाइब्रिड वॉरफेयर का केस था। अभी रिसेंटली मार्च 2025 में इंडियन एयरफोर्स का C-130J विमान म्यांमार के लिए राहत मिशन पर था। उड़ान के दौरान इसका जीपीएस सिस्टम सडनली असामान्य व्यवहार करने लगा, जिसे बाद में जीपीएस स्पूफिंग अटैक माना गया। पायलट ने तुरंत INS यानी इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम पर स्विच करके सेफ लैंडिंग की। ये एक एक्टिव साइबर अटैक का संकेत था। ये सारी चीजें साबित करती हैं कि मॉडर्न एविएशन जीपीएस और कम्युनिकेशन पर निर्भर है और इन्हें हैक किया जा सकता है। अब आते हैं हाल की कुछ बड़ी और दर्दनाक भारतीय घटनाओं पर। 12 जून 2025 को अहमदाबाद से लंदन जाने वाला फ्लाइट AI-171 टेक ऑफ के तुरंत बाद दुर्घटनाग्रस्त हुआ। कुल 242 व्यक्ति सवार थे, 241 लोग मारे गए और एक व्यक्ति की मात्र जान बची। एक पूर्व मुख्यमंत्री का भी निधन हुआ। इसके अलावा लगभग 34 लोगों की जान जमीन पर चली गई जिस हॉस्टल पर वो प्लेन क्रैश हुआ था, जिससे कुल मृतकों की संख्या लगभग 275 से 280 के बीच। 15 जून 2025 को गौरीकुंड के पास आर्यन एविएशन का बेल 407 हेलीकॉप्टर हवा में दुर्घटनाग्रस्त हुआ। यात्रियों समेत 7 लोगों की मौत हुई। 5 जनवरी 2025 को गुजरात के पोरबंदर एयरपोर्ट पर HAL ध्रुव MK3 हेलीकॉप्टर लैंडिंग के दौरान क्रैश हुआ। इस हादसे में हेलीकॉप्टर पर सवार 3 लोग जीवन गंवा बैठे। तो जिस हिसाब से ये घटनाएं घट रही हैं, हमें ये सोचने पर मजबूर होना पड़ रहा है कि क्या ये किसी नए प्रकार के वॉरफेयर यानी युद्ध का संकेत है। आज के दौर में युद्ध सिर्फ बंदूक, टैंक या मिसाइलों से नहीं लड़े जाते, बल्कि ये बदलकर हाइब्रिड वॉरफेयर, साइबर वॉरफेयर, इकोनॉमिक वॉरफेयर और साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का रूप ले चुके हैं। एयर क्रैश भी नया युद्ध हो सकता है, संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि नए युग का एविएशन वॉरफेयर ऐसा हो सकता है जैसे साइबर हैकिंग से एयरक्राफ्ट सिस्टम को कंट्रोल करना, प्लेन के नेविगेशन सिस्टम, ऑटो पायलट या कम्युनिकेशन चैनल को हैक करना। ऐसा अमेरिका ईरान के मामलों में देखा जा चुका है पहले भी। जीपीएस स्पूफिंग के जरिए विमान को गलत लोकेशन की ओर डायरेक्ट करना, क्रैश की ओर ले जाना। मैकेनिकल सबटेज यानी हिंदी में कहें तो यांत्रिक तोड़फोड़ जैसे प्लेन को टेक्निकली खराब, जानबूझकर उसमें खराबी पैदा करना, जैसे मेंटेनेंस के नाम पर कोई छेड़छाड़ कर देना। AI बेस्ड डिसरप्शन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके डिफेंस राडार या एविएशन ट्रैफिक को भ्रमित करना, कंफ्यूज करना। तो संभावनाएं तो हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये साजिश ही है या वार ही है। टेक्निकल फॉल्ट हो सकती है, ह्यूमन एरर हो सकता है। ये सारी बातें जांच के बाद ही क्लियर होंगी। लेकिन आप सोचिए जरा, गुजरात में ये हुआ हादसा, ये PM मोदी का होम स्टेट है। फ्लाइट में 50 से ज्यादा ब्रिटिश सिटीजन्स थे और ये वही दिन था जब मोदी गवर्नमेंट के 11 साल पूरे हो रहे थे। एक साथ ये तीनों संकेत मिलना महज एक संयोग हो सकता है, लेकिन अगर कोई साजिश हो तो ये एक केयरफुली कैलकुलेटेड हाइब्रिड अटैक हो सकता है। इसी तरह से धामी सरकार की अगुवाई वाले स्टेट उत्तराखंड में पिछले 6 हफ्तों में 5 क्रैशेस हो चुके हैं। लेकिन कौन करेगा ऐसा? किसके ऊपर शक जा रहा है? चीन, पाकिस्तान या फिर कोई नॉन स्टेट एक्टर्स, कोई टेररिस्ट, खालिस्तानी या इस तरीके के ग्रुप? अब अगर हम ये मान लें कि हाल के भारत में हुए एयरप्लेन क्रैशेस के पीछे चीन का हाथ हो सकता है, तो हमें कुछ लॉजिकल ग्राउंड्स पर ही अपनी बात को देखना होगा। ऐसे नहीं, चीन ऐसा क्यों करेगा? लॉजिक निकल कर आता है। सबसे पहला लॉजिक है हाइब्रिड वॉरफेयर डॉक्ट्रिन का हिस्सा।
चीन की अनरिस्ट्रिक्टेड वॉरफेयर थ्योरी है, जो कि 1999 में एक किताब आई थी। उसके मुताबिक युद्ध सिर्फ हथियारों से नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी, हैकिंग, ट्रेड और नैरेटिव से भी लड़ा जा सकता है। अगर किसी देश में अंदर से डर और अस्थिरता फैलाई जाए, इकोनॉमिकली उसको अनस्टेबल किया जाए, गवर्नमेंट अनस्टेबल किया जाए, तो उसकी ताकत कम की जा सकती है बिना सीमा पार किए। भारत में बार बार होने वाले क्रैशेस अगर जनता और प्रशासन को डिस्ट्रैक्ट करते हैं, ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का हिस्सा हो सकता है। दूसरा लॉजिक जो निकल कर आता है कि टारगेटेड डिस्ट्रप्शन ऑफ वीआईपी मूवमेंट। अगर जिन विमानों में वरिष्ठ अधिकारी, वैज्ञानिक, रक्षा विशेषज्ञ या वीआईपीज यात्रा करते हैं वो ज्यादा क्रैश हो रहे हों, तो एक साइलेंट टारगेटिंग भी हो सकती है ताकि बिना क्लेम किए दुश्मन को कमजोर किया जा सके। हाल के क्रैशेस ऐसे थे जहां वीआईपीज भी शामिल थे, जैसे पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी। उत्तराखंड में भी जो क्रैश हुआ वो ऐसे लोग थे जो टूरिस्ट थे, और टूर पर इस तरीके के ऐसी जगहों पर वही लोग जाते हैं जिनके पास कुछ पैसा होता है, गरीब तो जाएगा नहीं। ऐसे में ये तर्क और मजबूत होता है। चीन की मिलिट्री डॉक्ट्रिन कहती है किल साइलेंटली, ब्लेम इंटरनली, यानी खुद मारो और इंटरनली ही लोगों को लड़ाओ, एक दूसरे पर ब्लेम करो। तीसरा लॉजिक जो निकल कर आता है इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कैपेबिलिटीज नियर बॉर्डर। चीन की पीएलए स्ट्रैटेजिक सपोर्ट फोर्स यानी पीएलए एसएसएफ के पास जीपीएस स्पूफिंग, राडार जैमिंग और ड्रोन हाईजैकिंग जैसी क्षमता है। पूर्वी लद्दाख और अरुणाचल जैसे क्षेत्रों में भारत ने कई बार इस इलेक्ट्रॉनिक इंटरफेरेंस को महसूस किया है, यानी उसके पास ऐसी क्षमता है कि भारत को इस मामले में डिस्टर्ब कर सकता है, ऐसा इंटेंशन भी हो सकता है। चौथा लॉजिक जो निकल कर आता है इकोनॉमिक सबोटेज। इसका मकसद है टूरिज्म और सिविल एविएशन को नुकसान। अगर चीन भारत की टूरिज्म, हेलीकॉप्टर चार्टर्स या रीजनल एविएशन को नुकसान पहुंचाना चाहता है तो छोटे छोटे क्रैश करके लोगों के मन में डर बैठाना एक रणनीति हो सकती है। ये प्लान हो सकता है कि लोग कम उड़ेंगे, इंश्योरेंस महंगा होगा, इंडस्ट्री डगमगाएगी और बिना एक गोली चलाए भारत का आर्थिक नुकसान होगा। पांचवा लॉजिक है स्ट्रेटेजिक सिग्नलिंग टू इंडिया एमिड जियोपॉलिटिकल टेंशंस। इन सारे जियोपॉलिटिकल टेंशन के बीच इंडिया को एक तरीके का मैसेज देना। भारत जब क्वाड, इंडो पैसिफिक या ताइवान जैसे मुद्दों पर चीन के साथ सहमत नहीं होता है, या चीन को ऐसा लगता है कि हम अमेरिका के पाले में हैं, तो संभव है कि चीन एक इनडायरेक्ट सिग्नल भेजना चाहता हो, जैसे बॉर्डर इनकर्शंस, साइबर अटैक्स या एविएशन सबटेज जैसा सब्टल मैसेज। मैं किसी देश पर कोई ब्लेम नहीं कर रहा हूं, लेकिन शक का एक पहलू ये हो सकता है कि नहीं। एक शक पाकिस्तान पर भी जाता है। वहाँ की आईएसआई की कोवर्ट ऑपरेशन करने की पुरानी वहाँ की स्ट्रैटेजी रही है। वो छोटे विमानों या वीआईपी मूवमेंट को टारगेट करने की कोशिश कर सकता है, लेकिन पाकिस्तान की इलेक्ट्रॉनिक या साइबर कैपेबिलिटीज अभी इतने लेवल की नहीं है। ऐसे में चीन पर सबसे ज़्यादा शंका हो रही है। इसके अलावा एक उंगली नॉन स्टेट एक्टर्स पर भी उठ सकती है, जैसे प्राइवेट साइबर फर्म्स, मर्सिनरीज ग्रुप्स वगैरह, जैसे वैगनर टाइप का साइबर मर्सिनरीज, या फिर ब्लैक मार्केट डिफेंस हैकर्स, पाकिस्तानी या खालिस्तानी आतंकवाद भी हो सकता है। इनका इस्तेमाल ज़्यादातर जो बड़े देश रहते हैं वो प्लॉजिबल डिनाइबिलिटी के लिए करते हैं, यानी अगर ये लोग पकड़े गए तो बोल देंगे कि हमने नहीं किया है, हम नहीं जानते इन्हें। अभी बीते कुछ दिनों पहले खालिस्तानी आतंकवादी गुरवंत सिंह पन्नू ने एक वीडियो जारी करके कुछ संदेहास्पद बात बोली थी। ये वीडियो देखें पहले। We are asking the Sikh Panth do not fly Air India। 19 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਗਲੋਬਲ ਬਲੌਕੇਡ ਤੇ 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਵਾਲਿਓ 19 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਸਫ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ 에ਅਰਪੋਰਟ 19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ 19 ਨਵੰਬਰ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿੱਦਣ ਵਰਲਡ ਟੈਰਰ ਕੱਪ ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਵੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਹੀਦ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਿਸਤਾਨ 에ਅਰਪੋਰਟ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। आजादी ਦੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਜਨੂਨ ਨਾਲ ਜਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। तो वीडियो देखने के बाद एक शक यहाँ पे भी जाता है। बहरहाल असली सच जांच के बाद ही सामने आएगा। देखिए, एयर क्रैशेस एक दुखद हादसा होता है, पर जब हादसे पैटर्न बनने लगे, रिपीट होने लगे, तो देश सिर्फ आंसू तो नहीं बहा सकता ना, उसे तैयारी भी करनी होगी। इन पहलुओं पर भी ध्यान देना होगा। सच क्या है, गलत क्या है, ब्लैक बॉक्स मिल गया है अहमदाबाद वाले मामले में, जांच के बाद ही पता चलेगा। अब ये आप तय कीजिए कि क्या ये सब संयोग है महज, या हमें
समझ ही नहीं आ रहा है कि युद्ध अब बदल चुका है। अगर आप मानते हैं कि इन घटनाओं में कुछ ज़्यादा है तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए और कमेंट में बताएं कि आपको लगता है क्या कि ये हादसे सिर्फ हादसे हैं या फिर कोई साजिश।